हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में 2 वीडियो से लगातार हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो से हम लोग लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर चर्चा कर रहे थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया इंग्लिश में, अगर आप देखो तो TIR, ये हो जाएगा ना। सबसे पहले हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हमने देखा था। इसके अलावा क्रांतिक कोण के बारे में हमने देखा था, और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है N और IC में संबंध, वो हमने देखा था। और वो हमारे पास में क्या आया था, N बराबर आया था 1/sin IC। 1/sin को आपने क्या लिख दिया, कोसेक IC। मतलब यहाँ से ये कहा जा सकता है कि अगर हमें क्रांतिक कोण का मान पता है तो अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है, या फिर अगर आपको अपवर्तनांक का मान पता है तो स्पष्ट आप क्रांतिक कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, ये हमें मिला था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें आगे, तो आगे के विवरण पे हम विचार करें। देखिए, तो फिर आपने इसके अनुप्रयोग देखे थे दैनिक जीवन में। इसके उपयोग, कुछ ऐसी घटनाएं जहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारे काम में आता है दैनिक जीवन के अंदर, है ना। वो आपने 5 अनुप्रयोग देखे थे। पहला था हमारे पास में मरीचिका यानी मिरेज, दृष्टि भ्रम होता है, ये मृत तृष्णा जिसे आप बोलते हैं। मतलब आपने बोला कि जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे कुछ दूरी पर गर्मी के समय में जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं वहाँ के मरुस्थलीय प्रदेशों के, उनको कुछ दूरी पर पानी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलता है। ठीक है ना, आप ऐसा आपने देखा होगा, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, गर्मी का समय है, और उस गर्मी के समय में, दोपहर के समय में आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो आपको कुछ दूरी पर सड़क पर पानी दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता। ठीक है, ये होती है मरीचिका। ठीक है, और दूसरा इसका अनुप्रयोग आपने किसमें देखा था, हीरे में इसका अनुप्रयोग देखा था। तीसरा हमने देखा था यहाँ पे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ठीक है, चौथा हमने देखा था ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु, जो कि महत्वपूर्ण भी था, प्रकाशिक तंतु। ठीक है, और 5वां जो हमने देखा था वो आपकी किताब में नहीं दे रखा था, वो है हमारे पास में मछली को दिखने वाला विश्व। मछली द्वारा जो प्रेक्षित विश्व होता है, जो शंकुनुमा दिखाई देता है, और उस शंकु का जो शीर्ष कोण होता है 2IC होता है। मतलब 2IC कोण के शंकु के आकार का एक जो विश्व है वो मछली को दिखाई देता है। ठीक है ना, कि मछली की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये होता है हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आपने पढ़ा था ये चीज़ें। ठीक है, इसके आगे अब हमें देखना है कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने देख लिया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो भी घटनाएं थी उन सभी घटनाओं को हमने देख लिया है। अब हमें इसके आगे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी है। ठीक है ना, इन चर्चाओं को देखने के लिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, देखते हैं, देखो करते हैं, कोशिश करते हैं। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अब ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन देखना है, तो पहली बात तो अपवर्तन कब होता है, जब प्रकाश की किरण आर पार चली जाती है। ठीक है, और प्रकाश की किरण आर पार कब चली जाएगी, जब जो पृष्ठ वो कैसा होगा, पारदर्शी होगा। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, यहाँ पे पारदर्शी होना चाहिए, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है, आप ये बोल सकते हो कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। वो गोलीय पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय पृष्ठ होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है उत्तल पृष्ठ और एक होता है अवतल पृष्ठ। ठीक है, एक तो उत्तल और एक अवतल, 2 पृष्ठ होते हैं ना। तो यहां से हम लोग देखें, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गोलीय गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। महत्वपूर्ण है भाई, ये इंपॉर्टेंट है और सामान्यतः पूछा भी जाता है। ठीक है ना, अब ये हमें अपवर्तन जो है सबसे पहले किसके लिए देखना है, अवतल पृष्ठ के लिए।
अवतल पृष्ठ के लिए हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपकी किताब में ये दे रखा है। हालांकि हम लोग देखेंगे ये सूत्र उत्तल पृष्ठ के लिए भी, और सूत्र ऐसा ही आएगा, लेकिन हमें सत्यापित तो करना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, तो अवतल पृष्ठ के लिए अगर हम चर्चा करें, हमने बोला है कि अवतल पृष्ठ से जो अपवर्तन होता है उस अपवर्तन के लिए हमें देखना है सूत्र कैसे क्या बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे क्या हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। जैसे देखिए आप, ये हमारे पास में कोई एक अवतल पृष्ठ है, ये जैसे हमारे पास में एक अवतल पृष्ठ हो गया, और इस अवतल पृष्ठ के लिए ये हमारे पास में क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, इस अवतल पृष्ठ के का अपवर्तनांक हमारे पास में क्या है, n2, और ये जो अवतल पृष्ठ है ये n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा गया है। इस पृष्ठ का अपवर्तनांक कितना है, अवतल पृष्ठ जो आपने ले रखा है, ये जो अवतल आकृति आपने ले रखी है, इसका अपवर्तनांक कितना है, n2, और इसे n1 अपवर्तनांक के किसी माध्यम में रखा गया है। अब यहाँ पे हमने बिंदुवत एक बिंब ले लिया। बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु, बिंदु के आकार की एक वस्तु ले ली हमने, और ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो, अगर ये इस प्रकार से आपतित हो रही है तो आपको ये पता है कि अपवर्तनांक कौन से का ज़्यादा होगा, माध्यम कौन सा सघन है, n2 अपवर्तनांक वाला माध्यम सघन है या n1 अपवर्तनांक वाला माध्यम सघन है। सीधी सी बात है, ये कांच है तो n2 का मान ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा माध्यम ये जो n2 ज़्यादा होगा n1 से, मतलब ये माध्यम सघन है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो माध्यम कम, वो माध्यम सघन होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो माध्यम विरल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, इसका अपवर्तनांक n2 मान रखा है, इसका n1 मान रखा है, जबकि हमने ये बोल रखा है कि n2 का मान n1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए, ये किससे किस में जा रही है, माध्यम से n1 जिसका अपवर्तनांक कम है और n2 का मान ज़्यादा है, तो ये माध्यम सघन हो गया और ये माध्यम हो गया विरल। मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ, ये माध्यम हमारे पास में कौन सा हो गया, विरल हो गया, और ये वाला माध्यम कौन सा हो गया हमारे पास में, सघन हो गया। तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण, और अगर विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो इसकी चाल कम होगी। चाल कम होगी मतलब अपवर्तन कोण का मान कम होगा, और अपवर्तन कोण का मान कम होने का मतलब है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अगर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है तो पहले आप लीजिए, ये अभिलंब बना दिया हमने, ये अभिलंब बना दिया हमने। अब ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो इस प्रकार से ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। देखो ये अभिलंब की ओर झुक गई ना। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया आपतन बिंदु A, और ये हो गया वक्रता केंद्र C, और यहाँ से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है, मतलब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता हुआ हमें प्रतीत होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास में बिंदु हो गया, यहाँ पे आपने बिंदु ले लिया P। तो अब यहाँ से आप देखिए, O पे क्या थी, वस्तु की इस बिंदु P से जो दूरी है वो क्या हो गई हमारे पास में, U, वस्तु वाली दूरी U ही लेते हैं हम लोग। I पे बन रहा था प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की इस बिंदु P से जो दूरी है वो हमने क्या ले ली, V, और C यानी वक्रता केंद्र की बिंदु P से जो दूरी है वो हमने क्या ले ली, R। समझे आप मेरी बात। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो हमने ये वाला जो कोण है ये मान लिया जैसे अल्फा है, ये वाला जो कोण है इसको हमने मान लिया बीटा, और ये वाला जो कोण है इसको हमने मान लिया फाई। ठीक है, और यहाँ से अगर अपन देखें, अब देखिए आप, ये O से लेके A तक ये क्या है हमारे पास में, आपतित किरण है, और ये क्या है हमारे पास में SC, ये क्या है, अभिलंब है ना। C को, तो आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, अभिलंब होती है ना, हमने पीछे बोला था। तो ये क्या है हमारे पास में, अभिलंब है, और ये OA क्या है हमारे पास में, आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो पूरा कोण है ये क्या हो गया हमारे पास में, आपतन कोण हो गया I। ठीक है, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच का ये कोण क्या हो गया, R अपवर्तन कोण होता है। ये R है तो सीधी सी बात है ये वाला कोण भी कितना हो गया, R हो गया ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें, अब A से आपने इस आपतन बिंदु पे एक लंब डाल दिया AB। ठीक है ना, आपतन बिंदु जो A है इससे आपने इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया AB। ठीक है, आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष पर हमने एक लंब डाल दिया AB, और हमें ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं और पीछे बोल भी चुके हैं कि ये जो बिंदु P और B है ये लगभग संपाती है।
मतलब जो दूरी आप बिंदु बी से नापेंगे वही दूरी आप बिंदु पी से नाप सकते हो, लगभग बराबर ही होंगी। बिंदु बी और पी लगभग एक ही जगह पे हैं। हमें ये पता है कि किसी त्रिभुज के, आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी थी, किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग दो अंतः कोणों का जो योग होता है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। ठीक है, दो अंतः कोण। तो देखो हम लोग यहाँ से देखें तो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास में OAC बन रहा है क्या? त्रिभुज OAC में अगर हम देखें, हाँ, इस त्रिभुज OAC में हम देखें तो इस अल्फा और ये पूरा कोण कितना हो गया? I। अल्फा और I का योग कितना होना चाहिए? फाई के बराबर होना चाहिए। दो अंतः कोण है ये अल्फा और I, इनका योग फाई के बराबर हो गया। तो अल्फा प्लस I बराबर आ जाएगा फाई के। तो यहाँ से I बराबर आ गया हमारे पास में फाई माइनस अल्फा। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? फिर एक ही त्रिभुज बन रहा है हमारे पास में ACI या AIC, दो त्रिभुज ये बन रहा है ना, त्रिभुज AIC में इसमें आप देखो इस बीटा और इस आर का जो योग है वो किसके बराबर होना चाहिए? फाई के बराबर होना चाहिए। तो बीटा प्लस आर बराबर हो जाएगा फाई। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा हमारे पास में, नहीं फाई नहीं, आर का मान ज्ञात करने हैं तो आर बराबर आ जाएगा हमारे पास में फाई, और बीटा इधर आया तो माइनस में बीटा। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमने आई का और आर का मान क्यों ज्ञात किया है? देखो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये हालांकि मुझे शुरुआत में बता देना चाहिए था, हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें आई और आर के मान ज्ञात करने पड़े। तो देखो इसके बारे में आपको बताता हूँ। हम लोग किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और गोलीय पृष्ठ से अगर आपको अपवर्तन का अध्ययन करना है तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का अध्ययन करने के लिए अपवर्तन वाला सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। और अपवर्तन के लिए आपने स्नेल का नियम पढ़ रखा है, और अपवर्तन के लिए जो स्नेल का नियम होता है वो क्या बोलता है? हमें साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर क्या होता है हमारे पास में? N2 अपॉन में N1, यही होता है ना। तो हमें ये वाला जो सूत्र है ना ये लगाना है, और इस सूत्र को लगाने के लिए आपको साइन आई का मान चाहिए और ऐसे आर का मान चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ से, तो अब स्नेल के नियम से, जो स्नेल का नियम है उससे हम देखें। स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आ जाएगा हमारे पास में N2 अपॉन में N1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यदि I व R अत्यल्प है तो, यदि I व R अत्यल्प है तो I और R के मान बहुत कम होंगे, तो उस स्थिति में आप क्या लिख सकते हो कि साइन I जो है वह लगभग किसके बराबर होगा? I के, और साइन R लगभग बराबर होगा R के। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? अब तो साइन I लगभग I के बराबर हो गया, तो इसकी जगह आपने I लिख दिया, अपॉन में साइन R हो गया R के बराबर, तो इसकी जगह R लिख दिया हमने, बराबर आ जाएगा हमारे पास में N2 अपॉन में N1। ठीक है, अब इनको आप वज्र गुणा कीजिए तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा। इनको वज्र गुणा किया तो आ गया हमारे पास में N2R बराबर आ जाएगा N1I। तो आगे अगर अपन देखें इसमें, तो यहाँ से N2R का मान हमारे पास में क्या है? R का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर रखा था ना, फाई माइनस बीटा बराबर N1I का मान हमारे पास में कितना हो गया? फाई माइनस अल्फा, फाई माइनस अल्फा। तो इस N2 का आप अंदर गुणा कीजिए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? N2 फाई माइनस N2 बीटा इक्वल N1 फाई माइनस N1 अल्फा। तो अब यहाँ से फाई वाले एक साइड में कर लिया हम लोग, तो यहाँ पे हो गया N2 फाई और ये N1 फाई इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा N1 फाई इक्वल, अब ये N2 बीटा यहाँ पे देखो माइनस में, दूसरी साइड में ले जाओ अब, तो N2 बीटा जो है ये हमारे पास में हो गया प्लस में, और माइनस में आ गया N1 अल्फा। ठीक है,
अब हम यहाँ से देखें इसको आगे, देखो ये जो मान है ये लिख सकते हैं हम लोग और आगे हम लोग इसे हल कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, फाई कॉमन ले सकते हैं ना। तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से फाई आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा n2 माइनस n1 और ये हो गया फाई बराबर आ जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें इस अल्फा बीटा और इस फाई इन तीनों के मान मिल जाते हैं तो हमारा काम चल सकता है ना। पहले तो आप ये देखो, एक तो u, एक v और एक r, ये तीनों ही जो दूरियां हैं ये कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। अगर ये दूरियां लेफ्ट साइड में तो इसका मतलब इनका मान किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग पहले अल्फा बीटा और फाई का मान याद करते हैं। ठीक है। तो पुनः चित्रानुसार अगर अपन देखें, पुनः चित्रानुसार इस चित्र से आपको अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो देखो एक जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, इससे आपको tan अल्फा का मान मिल जाएगा। और अगर ये कोण अल्फा बहुत कम है तो tan अल्फा लगभग किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ से आप इस चित्र से अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा जो कि लगभग बराबर किसके है, tan अल्फा के। और tan अल्फा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, लंब बट्टा आधार। तो अल्फा के सामने लंब हमारे पास में क्या हो गया, एफ बी, और बट्टा आधार क्या हो गया, ओ बी। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एफ बी बट्टा ओ बी। अब आप देखिए आगे एफ बी बट्टा ओ बी, ओ और बी, बिंदु बी और पी संपाती हैं तो जो दूरी आप बी से नाप रहे थे वो पी से भी नाप सकते हो, बी की जगह पी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आ गया एफ बी बट्टा ओ पी, क्या हो गया, ये आर है इसका मान, नहीं सॉरी यू लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आ गया यू। ठीक है। बीटा का मान हो जाएगा, बीटा लगभग किसके बराबर होगा हमारे पास में, tan बीटा के। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इस त्रिभुज में, आप देखिए tan बीटा बराबर एफ बी बट्टा आई बी। ठीक है। ये आ जाएगा एफ बी बट्टा आई बी इक्वल एफ बी बट्टा आई, और बी की जगह आप पी भी लिख सकते हो, बराबर एफ बी बट्टा आई पी। आई पे प्रतिबिंब बन रहा था, इसकी पी से दूरी क्या थी, वी थी, लेफ्ट साइड में, इसलिए किसमें आएगी, माइनस में आ जाएगा ये भी। ठीक है। तो ऐसे ही फाई जो है वो लगभग किसके बराबर होगा, tan फाई के बराबर। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, इसमें देखें तो ये आ जाएगा एफ बी और बट्टा बी सी। तो ये हो गया हमारे पास में एफ बी बट्टा बी सी, यहाँ से एफ बी बट्टा बी, बी की जगह आप पी लिख सकते हैं, तो पी सी बराबर एफ बी बट्टा पी सी। पी से सी की दूरी क्या है, आर। अब चूंकि लेफ्ट साइड में इसलिए किसमें आएगी, ये माइनस में आ जाएगी आर। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। तो ये अल्फा बीटा और फाई के मान आपको मिल गए, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अतः यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए हमारे पास में हो गया n2 माइनस n1 इंटू में फाई का मान हमारे पास में हो गया एफ बी अपॉन में माइनस आर बराबर n2, बीटा का मान हो गया हमारे पास में एफ बी अपॉन माइनस का v माइनस n1, और अल्फा का मान कितना हो गया हमारे पास में एफ बी अपॉन माइनस का u। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए सब में से ये एफ बी तो कॉमन आगे कट जाएगा, और साथ में देखो ये इनके साथ में जो माइनस लगा हुआ है आर वी और यू के साथ में माइनस है, ये भी कॉमन आगे कट जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या बचेगा, ऊपर तो बच गया हमारे पास में n2 माइनस में n1, एफ बी कैंसिल हो चुका है, अपॉन में आर और ये माइनस का साइन कैंसिल हो चुका है। ठीक है, बराबर है n2 और एफ बी आपने कैंसिल कर ही दिया था, माइनस का साइन कैंसिल कर ही दिया, v बच गया, माइनस ये माइनस बच गया, n1 एफ बी कैंसिल हो चुका है, अपॉन में क्या था, माइनस का u था ना, तो ये माइनस कैंसिल हो गया और u बच गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र था, और ये कौन से पृष्ठ के लिए सत्यापित किया है हमने, ये अवतल पृष्ठ के लिए इसको हमने सत्यापित किया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। आपने बोल दिया कि यदि माध्यम एक तो है वायु
माध्यम एक वायु व दो कांच है, तो अगर पहला माध्यम वायु है तो N1 जिसका मान अपने N1 जो कि वायु का अपूर्णांक हो गया, तो इस वायु का अपूर्णांक कितना होता है हमारे पास में 1, और N2 यानी कांच का अपूर्णांक हमने क्या मान लिया, N मान लिया। तो इसलिए यहाँ से आप देखिए सूत्र में N2 की जगह आपने क्या लिख दिया, N माइनस N1 की जगह लिख दिया 1/R बराबर N2 का मान हो गया N/V माइनस N1 का मान हो गया 1/U। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास गोलीय पृष्ठ अपवर्तन के लिए सूत्र। हालांकि सूत्र तो ऊपर वाला ही है, नीचे वाला तो कभी केवल तभी मान्य होगा जब ये पहला माध्यम क्या हो हमारे पास में वायु हो। हालांकि ये दूसरा माध्यम जो है ना अवतल पृष्ठ वाला, ये तो कांच होगा, ये तो तय है बात, क्योंकि अवतल पृष्ठ किससे बनेगा, कांच से बनेगा। जल से भी आकृति बन तो सकती है, लेकिन एक क्षणिक आकृति होती है, कुछ एक निश्चित समय के लिए बनती है, एक अल्प समय के लिए बनती है, इसलिए उसको तो आप काउंट कर ही नहीं सकते ना। तो ये था हमारे पास में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ये सूत्र हमने सत्यापित कर लिया। आपकी किताब में ये जो सूत्र है ये केवल किसके लिए दे रखा है, ये जो सूत्र है ये हमें आपकी किताब में अवतल पृष्ठ के लिए ही दे रखा है। हालांकि हम इसका सत्यापन जो है उत्तल पृष्ठ के लिए भी करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको उत्तल पृष्ठ के लिए सत्यापित करते हैं। नॉमिनेशन यानी जो नाम है बिंदुओं के वो हम इसी प्रकार से रख लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना लगे। ठीक है, बिंदुओं के जो नामकरण है वो हम इसी प्रकार से रखेंगे ताकि दिक्कत ना हो, है ना। और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से कैसे हो सकता है। डेरिवेशन सेम इसी पैटर्न पे होगा, सेम इसी आधार पे होगा। हमें स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा, sin i अपॉन sin r बराबर होता है N2 अपॉन N1, और ये लगाने के लिए हमें i और r के मान चाहिए, और आगे का काम अपने आप हो जाता है फिर। ठीक है, अवतल की जगह हमें यहाँ पे कौन से पृष्ठ के लिए अपवर्तन पढ़ना है, उत्तल पृष्ठ के लिए पढ़ना है। डायग्राम उत्तल पृष्ठ का ही आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, और अब यही अपवर्तन हमें किसके लिए पढ़ना है, उत्तल पृष्ठ के लिए पढ़ना है। हालांकि आपकी किताब में ये जो अपवर्तन के लिए जो व्यंजक दे रखा था ये उत्तल पृष्ठ के लिए नहीं अवतल पृष्ठ के लिए दिया गया है। ठीक है ना, हालांकि हम इसका सत्यापन दोनों पृष्ठों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको दे आपकी किताब में केवल और केवल उत्तल पृष्ठ के लिए रखा है। ठीक है, देखिए उत्तल पृष्ठ के लिए हम देखिए, जैसे ये हमारे पास में जैसे हो गया कोई एक उत्तल पृष्ठ, और इस उत्तल पृष्ठ के लिए जो अपवर्तनांक है वो हमने क्या मान लिया, N2 मान लिया। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक है वो हमने क्या मान रखा है, N2। और इस पृष्ठ के लिए मुख्य अक्ष हो गई हमारे पास में ये, और इस पृष्ठ को आपने N1 अपवर्तनांक के एक माध्यम में रख रखा है। ये हमारे पास में कोई बिंदुवत बिंब यानी ऑब्जेक्ट वस्तु हो गई, और इससे प्रकाश की जो किरणें इस उत्तल पृष्ठ पे आपतित होती है। हमने ऊपर ये बोल रखा है कि N2 का मान N1 से ज़्यादा है, और जिसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो माध्यम सघन होता है। तो सीधी सी बात है, अगर इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ये माध्यम सघन है, और वो माध्यम क्या हो गया, विरल हो गया। मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना लगे। तो ये तो हमारे पास में कौन सा माध्यम है, विरल, और ये हमारे पास में कौन सा माध्यम हो गया, सघन। ठीक है ना, तो ये प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो इसकी चाल कम होगी। चाल कम होने का मतलब हो गया अपवर्तन कोण का मान कम होगा, अर्थात ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब में चाहिए था, तो ये हमारे पास में आ गया जैसे अभिलंब। ठीक है, ये आपतन बिंदु हो गया A, और ये वक्रता केंद्र हो गया C। क्योंकि आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है, अभिलंब होती है। अब ये जो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकनी चाहिए, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, और बिंदु I पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो कोण है हमने ले लिया अल्फा, ये वाला जो कोण है हमने ले लिया बीटा, और ये वाला जो कोण है हमने ले लिया फाई। ठीक है, और
इससे आपने इस पे एक लंब डाल दिया, आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष पर आपने एक लंब डाल दिया ए बी, और ये यहाँ पे हमारे पास में बिंदु है पी। तो हमें ये पता है कि बिंदु बी और पी जो ये संपाती हैं। जो दूरी आप बी से नाप रहे हो वही दूरी आप पी से भी नाप सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देखिए वस्तु की जो दूरी होती है वो हमने क्या ले ली, यू ले ली ना ये दूरी। उसके बाद में सी यानी वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है आर, और आई यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में वी हो जाएगी। आई का मतलब होता है इमेज, इमेज यानी प्रतिबिंब, ठीक है। ये दूरी हमने ले ली वी। अब यहाँ पे आप देखिए ये अभिलंब था और ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। ऐसे ही ये हमारे पास में कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। इस अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच का जो कोण है ये क्या हो गया हमारे पास में अपवर्तन कोण हो गया आर, ठीक है। तो हमें पहले तो आई और आर के ही मान ज्ञात करने हैं, उसके बाद में हमारा काम चल सकता है। जो आपने पीछे जैसे जैसे त्रिभुज लिए थे वैसे सेम टू सेम वैसे ही त्रिभुज लेने हैं। आपने एक तो पीछे त्रिभुज लिया था ओ ए सी, और वही हम लेंगे। देखो त्रिभुज ओ ए सी में अगर अपन देखें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एल्फा और ये फाई, इनका योग किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया ना। तो एल्फा प्लस फाई बराबर आ जाएगा आई के, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा त्रिभुज हमने क्या लिया था, ए सी आई या ए आई सी, ये दो त्रिभुज लिए थे हमने। तो त्रिभुज ए आई सी में अगर अपन देखें तो इस आर और बीटा का योग किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर हो गया। तो आर प्लस बीटा बराबर आ जाएगा फाई के। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा हमारे पास में, फाई बराबर नहीं, फाई नहीं सॉरी, आर का मान यहाँ से ज्ञात करो। आर बराबर किसके आ जाएगा फाई, और ये बीटा इधर आया तो माइनस में हो गया बीटा, ठीक है। तो यहाँ से आई और आर के मान आ गए हमारे पास में। और अब आगे हम लोग इसमें गणना करेंगे। आई और आर के मान अगर हम ले लें तो यहाँ से देखें, अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से देखें हम लोग तो साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर हो जाएगा n2 अपॉन में n1। तो यदि हम यहाँ पे बोलते हैं कि यदि आई व आर अत्यल्प है, यदि आई व आर अत्यल्प है, यदि आई व आर अत्यल्प है तो उस परिस्थिति में साइन आई लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आई के, और साइन आर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो यहाँ से अगर ऐसा है तो साइन आई की जगह आप लोग आई पूर्ण लिख सकते हैं यहाँ पे, अपॉन में साइन आर की जगह पे आप आर लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा n2 अपॉन में n1। वज्र गुणा किया इसको तो यह आ जाएगा हमारे पास में n2r बराबर n1i। तो यहाँ से n2r क्या हो गया, फाई माइनस बीटा बराबर n1i। आई का मान क्या हो गया, अल्फा प्लस फाई, अल्फा प्लस फाई। तो इसको आप गुणा कीजिए अंदर, तो ये हो गया हमारे पास में n2 फाई माइनस n2 बीटा बराबर n1 अल्फा प्लस n1 फाई। तो यहाँ से n2 फाई और ये फाई वाला इधर ले आओ आप, तो माइनस में आ गया n1 फाई इक्वल ये n2 बीटा इधर माइनस में दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा n2 बीटा। तो ये हो गया n2 बीटा और प्लस में हमारे पास में क्या बचा, ये n1 अल्फा, ये बताना। अब इन दोनों में से फाई कॉमन आता है तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, n2 माइनस में आ गया n1 और n2 में आ गया फाई, इक्वल आ जाएगा हमारे पास में n2 बीटा प्लस n1 अल्फा, ठीक है। अब वही हमें अल्फा बीटा और फाई के मान ज्ञात करने हैं।
अगर ये हम याद कर लेते हैं तो हमारा काम चल सकता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए पुनः है चित्रानुसार। अब देखो आपको अल्फा का मान याद करना है, त्रिभुज ओ ए बी जो है इसमें आपको अल्फा का मान मिल सकता है। अल्फा जो कि लगभग किसके बराबर होगा, tan अल्फा के। कितना आ गया वो, लंब बटा आधार यानी कि एफ बी बट्टा में ओ बी, यह आ जाएगा एफ बी बट्टा में ओ बी, यहाँ से आ जाएगा एफ बी बट्टा ओ, और बी का मान हमारे पास में क्या हो गया, बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो क्योंकि बिंदु बी और पी संपाती हैं। तो ये आ गया हमारे पास में एफ बी बट्टा और ओ पी, ओ से पी तक की दूरी क्या हो गई हमारे पास में, यू हो गई। लेकिन चूंकि ये लेफ्ट साइड में इसलिए किसमें आएगी, माइनस में आएगी यू, ठीक है। ऐसे ही बीटा जो है वो लगभग किसके बराबर होगा, tan बीटा के बराबर है। अब इस त्रिभुज में आप देखो ए आई बी में, ए बी आई में आप देखो tan बीटा का मान एफ बी बट्टा बी आई हो जाएगा या आई बी हो जाएगा। तो एफ बी बट्टा आई बी, एफ बी बट्टा आई और बी हमारे पास में क्या हो गया पी। तो एफ बी बट्टा और आई पी का मान हमारे पास में क्या है, आई से पी तक की दूरी क्या थी, वी, राइट साइड में इसलिए प्लस में आएगी वी। तो और ऐसे ही फाई जो है वो लगभग किसके बराबर होगा, tan फाई के, और बराबर हो जाएगा हमारे पास में एफ बी बट्टा, tan फाई का मान आ जाएगा एफ बी बट्टा बी सी बराबर एफ बी बट्टा बी की जगह हमने लिख दिया पी सी बराबर एफ बी बट्टा पी से सी तक की दूरी आर है, राइट साइड में होने के कारण से किसमें आ गई, प्लस में आ गई, ठीक है। तो ये जो मान है आप ये नीचे वाले समीकरण में लिख सकते हैं, इस वाले समीकरण में। तो हमारे पास में आ जाएगा n2 माइनस n1 इंटू फाई, फाई का मान हमारे पास में हो गया एफ बी अपॉन में आर बराबर n2 बीटा। तो n2 और बीटा का मान हमारे पास में क्या हो गया, एफ बी अपॉन में v प्लस, देखो यहाँ पे प्लस था, n1 अल्फा। तो n1 और अल्फा का मान हमारे पास में क्या हो गया, एफ बी अपॉन में माइनस का u। देखो ये कॉमन आके u, एफ बी तो कैंसिल हो सकता है, अब इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं है, केवल इसी में है, तो ये कैंसिल नहीं होगा माइनस, तो एफ बी कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके। तो हमारे पास में देखिए क्या हो गया, हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ से n2 माइनस n1, एफ बी कैंसिल हो चुका है, अपॉन में बच गया r बराबर n2 और एफ बी कैंसिल हो चुका है, अपॉन में आ गया v, n1 एफ बी कैंसिल हो चुका है, अपॉन में माइनस का u, तो माइनस और ये प्लस अलग अलग निशानों के लिए यहाँ पे आ गया माइनस, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में u, ये आ जाएगा हमारे पास, ये इसका आगे का व्यंजक आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और ये ऐसा का ऐसा ही जो व्यंजक था ये किसके लिए आया था हमारे पास में, अवतल पृष्ठ के लिए भी प्राप्त हुआ था, सेम ऐसा ही व्यंजक। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो व्यंजक है ये अवतल और उत्तल दोनों ही पृष्ठों के लिए समतुल्यतः मान्य है, एक समान रूप से मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र कुछ और होगा और उत्तल पृष्ठ के लिए सूत्र कुछ और होगा, ठीक है। ये अवतल और उत्तल दोनों ही प्रकार के पृष्ठों के लिए एक समान रूप से मान्य होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब इसको और थोड़ा आगे देखिए आप, अब यहाँ से हम कुछ और परिवर्तन भी इसमें कर सकते हैं। देखना, हमने बोल दिया कि यदि माध्यम एक, तो हमारे पास में क्या है, वायु, यदि माध्यम एक वायु व माध्यम दो कांच है, तो उस स्थिति में पहला माध्यम वायु है, इसका अपवर्तनांक n1 हो गया 1, और दूसरा माध्यम है कांच, तो दूसरे इसका अपवर्तनांक n2 हो गया n, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसके n1 का मान 1 और n2 का मान n लिख दीजिए आप। तो यहाँ से n2 की जगह तो आपने लिख दिया n माइनस n1 का मान 1 बट्टा r बराबर आ जाएगा, n2 का मान आ गया n बट्टा v माइनस n1 का मान 1 बट्टा u, ये आ गया। देखो यही सूत्र पीछे ऐसे आया था, यही सूत्र जो था, यही व्यंजक जो था एज इट इज, ये हमें अवतल पृष्ठ के लिए मिला था और यही व्यंजक हमें मिला है उत्तल पृष्ठ के लिए।
मतलब एक बात तो ये कही जा सकती है कि गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन का जो व्यंजक होता है ये उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के पृष्ठों के लिए एक समान रूप से मान्य होता है, ठीक है ना। ये उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के पृष्ठों के लिए समतुल्यतः मान्य होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये था हमारे पास, और ये महत्वपूर्ण भी है भाई। इसी के आधार पे बनेगा एक लेंस मेकर सूत्र बनता है, लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे पतले लेंस से अपवर्तन का एक व्यंजक आएगा हमारे पास में, उसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। वो इसी के आधार पे बनेगा और वो अति महत्वपूर्ण है। लगभग हर साल वो पेपर में पूछा जाता है और बड़े सवाल के रूप में पूछा जाता है। 4 नंबर के एक प्रश्न के रूप में इस प्रश्न जो पूछा टॉपिक है वो पूछा जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूले का। वो एकदम इसी पे आधारित है। लेकिन उसको देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लेंस क्या होता है वास्तव में, ठीक है। पहले हमें ये देखना है कि लेंस होता क्या है, और उसके बाद में हम लोग देखें आगे कि भाई किस प्रकार से लेंस जो है काम करते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम लोग आगे गणना कर सकते हैं ना। तो पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लेंस, ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, लेंस हो गया, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग, देखो लेंस क्या होता है। लेंस के बारे में हमें पढ़ना है, तो देखते हैं। देखिए क्या होता है लेंस, इसका अध्ययन करने का हम प्रयास करें। लेंस, देखो पहली बात तो लेंस जो चश्मे में लगता है आपको वो लेंस होता है, जो चश्मे में लगता है ना वो लेंस होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि वो पारदर्शी होता है, और दूसरी बात उस लेंस के हर एक बिंदु पे जो अवस्था होती है वो समान होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि लेंस यहाँ से कठोर है, यहाँ से उसकी कठोरता कम हो गई, यहाँ पे वो द्रव बन गया, यहाँ पे वो गैस बन गया, ऐसा नहीं होता है। हर जगह पे उसका जो उसकी भौतिक अवस्था जो होती है प्रत्येक बिंदु पे समान होती है। और ऐसा माध्यम जिसकी प्रत्येक बिंदु पे भौतिक अवस्था समान रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी माध्यम बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो लेंस होता है ये कौन सा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। और दूसरा ये जो पारदर्शी माध्यम है ना, ये कैसा होता है, समांगी माध्यम होता है, ठीक है। और इससे होता क्या है वास्तव में, अब लेंस है चूंकि पारदर्शी माध्यम है तो इससे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों होंगे। प्रकाश की कुछ मात्रा का अपवर्तन हो जाता है और बाकी कुछ मात्रा का परावर्तन हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। लेकिन यहाँ पे ये मुद्दा नहीं था। लेंस देखिए आपने कक्षा 10 में 2 प्रकार के पढ़े होंगे। ये तो हमारे पास में हो गया उत्तल लेंस और ये हमारे पास में हो गया अवतल लेंस, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस, अब ये उत्तल लेंस क्या था, इसमें सीधी सी बात है लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं। या तो ये दोनों पृष्ठ कैसे हो गए, वक्रित हो गए, गोलीय हो गए। इसमें भी दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों पृष्ठ कैसे हो गए हमारे पास में, इसमें एक पृष्ठ तो कैसा हो गया, गोलीय हो गया, दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया, समतल हो गया, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि लेंस की परिभाषा में आप क्या बोल सकते हो, वह समांगी पारदर्शी माध्यम। लेंस की परिभाषा में कहा जा सकता है वह समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ वक्रित हों या एक पृष्ठ वक्रित व अन्य समतल हो, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को। वह समांगी, आप क्या बोल सकते हो, वह समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके या तो दोनों पृष्ठ वक्रित हों या फिर एक पृष्ठ वक्रित व अन्य समतल हो, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। समझे आप मेरी बात। इसके बाद में अगर अपन देखें यहाँ से, लेंस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला हमारे पास में हो गया लेंस, हमारे पास में सबसे पहले हमने क्या देख लिया, उत्तल लेंस, जो कि हमारे सबसे काम में आएगा, है ना। इस उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसको, उत्तल लेंस को। ये उत्तल लेंस है हमारे पास में, है ना। तो ये जो उत्तल लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है, इसमें आप एक बात देखना, ये बीच में से तो मोटा है और किनारों पे से, यहाँ से किनारों पे से कैसा हो गया, पतला हो गया, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि वह लेंस जो मध्य से मोटा व किनारों से पतला हो, क्या कहलाता है, कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। वह लेंस
जो बीच में से या मध्य में से मोटा हुआ किनारों से पतला हो वो क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है ना। इस उत्तल लेंस के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारे पास में द्विउत्तल, ठीक है, एक तो हो सकता है हमारे पास में द्विउत्तल, या फिर ये हो सकता है उत्तल उत्तल। ठीक है, तो ये जो लेंस है ये हमारे पास में हो सकता है द्विउत्तल या फिर उत्तलोत्तल या फिर उभयोत्तल भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये हमारे पास में हो गया उभयोत्तल। ठीक है, ये हमारे पास में कैसा हो जाएगा? ये हमारे पास हो गया इस प्रकार का, ये हो गया द्विउत्तल लेंस। फिर एक होता है हमारे पास में समतलोत्तल। समतलोत्तल, संधि विच्छेद करो समतलोत्तल का, समतल प्लस उत्तल। ठीक है, समतल प्लस उत्तल, नाम पे मत जाइए, है ना। समतल प्लस उत्तल आपको ये देखना है, प्लेनो कॉन्वेक्स देखना है। मतलब पहला पृष्ठ तो कैसा हो गया? समतल हो गया, और दूसरा पृष्ठ कैसा होना चाहिए? उत्तल होना चाहिए। ये हो गया ना हमारे पास में, ये समतलोत्तल लेंस हो गया। अब एक बात और देखो, आपको ये पृष्ठ तो उत्तल लग रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखो ये वाला पृष्ठ तो ऐसे है, तो ये पृष्ठ तो अवतल हो गया ना। आपने इसको उत्तल कैसे बोल दिया? तो ये ध्यान रखना, पहला पृष्ठ इधर से देखा जाएगा और दूसरा पृष्ठ इधर से देखा जाएगा। तो इसको आप इधर से देखो, ये कैसा प्रतीत होगा आपको? उत्तल ही प्रतीत होगा। इसमें पहला पृष्ठ समतल और दूसरा कैसा हो गया हमारे पास में? उत्तल हो गया। इधर से देखो आप इसको, ये उत्तल लगता है, और एक होता है हमारे पास में अवतल उत्तल। ठीक है, तो अवतलोत्तल जो है इसके बारे में हम देखें। देखिए, ठीक है, अवतलोत्तल के बारे में देखें तो पहला पृष्ठ कैसा हो गया हमारे पास में? अवतल हो गया, और दूसरा पृष्ठ कैसा होना चाहिए हमारे पास में? उत्तल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक होता है हमारे पास में अवतल लेंस, है ना। और ये जो अवतल लेंस होता है इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब इसके भी 3 प्रकार हो गए। पहला तो हो गया द्विअवतल, ठीक है। दूसरा हो जाता है, या तो आप इसको बोल सकते हो अवतलोत्तल, नहीं, अवतलावतल, या फिर उभयावतल। ठीक है, इसमें ये एक पृष्ठ हो गया अवतल, और ये दूसरा पृष्ठ हो गया हमारे पास में अवतल। ठीक है, दूसरा हो सकता है हमारे पास में समतलावतल। तो इसमें आप देखिए, पहला पृष्ठ हो गया समतल, और ये दूसरा जो पृष्ठ है ये हमारे पास में होना चाहिए अवतल। ठीक है, तीसरा हो गया हमारे पास में उत्तलावतल। तो यहाँ से पहला पृष्ठ हो गया उत्तल, फिर ये दूसरा पृष्ठ हो गया अवतल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे आपने एक शब्द बोला था अभिसारी, और एक होता है अपसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारित करने का मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस क्या करता है? वास्तव में प्रकाश को संकेंद्रित कर देता है, ठीक है ना, सिकोड़ देता है। और अवतल लेंस जो होता है इस प्रकाश को फैला देता है। समझे आप मेरी बात को? ठीक है ना, उत्तल लेंस प्रकाश को संपीड़ित करता है, एक बिंदु पे संकेंद्रित करता है और वो फैला देता है। और एक बिंदु पे प्रकाश को संकेंद्रित करना क्या कहलाता है? अभिसरण करना, अभिसारित करना। और उसको फैला देना क्या कहलाता है? अपसारित करना कहलाता है। ठीक है, तो ये था। अब इसके आगे के जो बिंदुओं की जो चर्चाएं हैं, टॉपिक्स की जो चर्चाएं हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।